गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस यादव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पिछली कक्षा में बच्चों आपने देखा मानव भूगोल का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। उसके बाद आपने देखा मानव भूगोल की प्रकृति। तो हम बच्चों पढ़ रहे थे मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति में दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। कौन कौन सी थी वो विचारधाराएं? पहली विचारधारा थी उसके अंदर बच्चों जिसका नाम था पर्यावरणीय निश्चयवाद, और दूसरी विचारधारा कौन सी थी? संभववाद। एक विचारधारा के अंदर मैंने आपको बताया था कि मानव सर्वे सर्वा है, और एक विचारधारा में मैंने आपको बच्चों बताया था प्रकृति सर्वे सर्वा है। इसी तरह से मानव भूगोल में दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। तो बच्चों आज हम उन दोनों विचारधाराओं को देखेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं आज के अध्याय को। बच्चों मानव भूगोल की विचारधाराएं, ठीक है। पहली जो विचारधारा है नियतिवादी निश्चयवादी विचारधारा। तो देखिए हम इसे निश्चयवाद भी कहते हैं, नियतिवादी भी कहते हैं। दूसरी विचारधारा देखिए बच्चों संभववादी विचारधारा। तो इस तरह से मानव भूगोल के अंदर कितनी विचारधाराओं का जन्म हुआ? दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। सबसे पहले हम पर्यावरणीय निश्चयवाद वाली विचारधारा को देखते हैं, जिसे नियतिवादी और निश्चयवादी कहा जाता है। देखिए बच्चों इसके प्रतिपादक कौन है? मानव भूगोल के पिता। कौन थे मानव भूगोल के पिता? जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रैटजेल। बच्चों कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। और इन्होंने देखिए प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बताया, और आगे क्या कहा? मनुष्य प्रकृति का दास है। इन सब बातों पर पिछली कक्षा के अंदर बातें हो गई थी। मानव प्रकृति का क्या? दास। उसके अलावा देखिए इस विचारधारा को और आगे बढ़ाने के लिए रैटजेल के समर्थक भी रहे। वो कौन कौन है? तो देखिए बच्चों उनके समर्थक एलन सी सैंपल, जो इनकी क्या थी? शिष्या थी बच्चों। दूसरे वान हम्बोल्ट, और उसके बाद हम देखते हैं कार्ल रीटर। तो देखिए निश्चयवादी विचारधारा, जिसे नियतिवादी या पर्यावरणीय वाद भी कह दिया जाता है बच्चों, ध्यान रखना, इसमें जो माना गया था प्रकृति को सर्वे सर्वा। दूसरी विचारधारा में मानव को देखिए क्या माना गया? सर्वे सर्वा, और कहा चारों ओर मानवीय छाप दिखाई देती है। उसी विचारधारा को कहा जाता है बच्चों संभववाद। तो यहां बच्चों हम देखते हैं संभववाद, और संभववाद का देखिए प्रतिपादक जो माना गया फ्रांस के भूगोलवेता पॉल विडोल डी लाब्लॉस। और इन्होंने देखिए बच्चों प्रकृति मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यहाँ देखिए सर्वे सर्वा जो माना है किसको? मानव को माना है बच्चों। आगे देखिए प्रकृति में संभावनाएं विद्यमान है, और मानव उन संभावनाओं को देखिए संभावित रूप से लेता है और नई नई क्या करता जाता है? खोजें करता है, नए नए विकास करता है। इसके पीछे जो माना गया है वो है मानव का ज्ञान, और मानव द्वारा देखिए ज्ञान द्वारा उत्पन्न तकनीकी को माना गया है बच्चों। अब इस विचारधारा का भी समर्थन किया है। किसने किया है बच्चों इस विचारधारा का समर्थन? तो देखिए फेब्रे, ये भी फ्रांस के रहने वाले। दूसरे अल्बर्ट डिमांजिया और कार्ल सावर। तो देखिए इस विचारधारा के अंदर सबसे पहले देखिए इस विचारधारा पे जो बात कहने वाले थे वो कौन थे? लुशियन फेब्रे। तो इस तरह से हमारे भूगोल में दो विचारधारा। बच्चों अब देखिए आप इसके अंदर प्रमुख रूप से आप देखेंगे ये दोनों विचारधारा अतिवादिता को बताती है। कैसे? यहां पर देखिए सबसे पहली विचारधारा में प्रकृति को सर्वे सर्वा बताया गया। दूसरी विचारधारा में देखिए बच्चों यहां मानव को सर्वे सर्वा बताया गया। अब आप भी बच्चों सोचेंगे न तो मानव सर्वे सर्वा है और न प्रकृति सर्वे सर्वा। तो इसका मतलब यह है कि जब दोनों सर्वे सर्वा नहीं है तो कोई ना कोई क्या होना चाहिए? मध्यम मार्ग होना चाहिए, क्योंकि न पूर्ण रूप से मानव प्रकृति का दास है और न पूर्ण रूप से मनुष्य स्वतंत्र है।
तो एक नई विचारधारा का जन्म होता है और ऑस्ट्रेलिया के विद्वान जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर, और उनके द्वारा एक नई विचारधारा दी गई और उस विचारधारा को बच्चों क्या कहा जाता है? नव निश्चयवाद, या देखिए उसे कहा जाता है रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी हम जानते हैं। तो बच्चों उसी को हम शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई एक नई विचारधारा, अर्थात हम कह सकते हैं इन दोनों का मध्यम मार्ग। तो देखिए बच्चों, नव निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेता जिनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। तो देखिए हमारे पास पूर्व में कितनी विचारधाराएं थी बच्चों? 2 विचारधाराएं। एक विचारधारा का नाम तो क्या था? निश्चयवाद। दूसरी विचारधारा कौन सी थी बच्चों? संभववाद। निश्चयवाद के अंदर तो प्रकृति को क्या बताया गया बच्चों? सर्वे सर्वा बताया गया। तो देखिए संभववाद के अंदर मानव को स्वतंत्र यानी मानव को सर्वे सर्वा बताया गया। तो दोनों देखिए विचारधाराओं को जब हम देखते हैं तो इसके मध्यम मार्ग की बात जो कही वो किसने कही? ग्रिफिथ टेलर ने। उन्होंने देखिए ट्रैफिक जो लाइटें आपने देखी होंगी, ट्रैफिक सिग्नल आपने देखे होंगे बच्चों, जब किसी महानगर में या शहर में हम जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए होते हैं, और वो सिग्नल जब आप देखते हैं बच्चों तो देखिए उनमें एक तो कौन सा होता है? लाल रंग का होता है, और एक कौन सा होता है? एम्बर, ठीक है, जिसे हम पीला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पीला। और एक आपने देखा होगा बच्चों हरा। 3 बत्तियां देखी होंगी आपने। तो देखिए जो सबसे पहले हम देखते हैं लाल बत्ती क्या कहती है? रुको। लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? रुको, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए जो हरी बत्ती होती है वो क्या कहती है? जाओ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर 2 बत्तियां हैं, एक लाल कलर की है और दूसरी हरे कलर की है बच्चों। लाल का मतलब रुको, हरे का मतलब जाओ। अब इसके बाद हम देखते हैं इनके बीच के अंदर भी देखिए एक बत्ती है जिसका नाम क्या है? एम्बर। तो यहां हम देखते हैं बच्चों पीला या एम्बर जो बत्ती है वो क्या कहती है? तैयार रहो या तैयार हो जाओ। किसके लिए? आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए यहां पर भी यही चीज कहा गया है। जो लाल बत्ती है उसको तो माना गया है निश्चयवाद। उसके बाद देखिए जाओ, जाओ को यदि हम बात करें तो इसको क्या माना गया है? संभववाद। लेकिन न तो पूर्ण रूप से प्रकृति सर्वे सर्वा है और न पूर्ण रूप से बच्चों मानव सर्वे सर्वा है। तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? एम्बर यानी पीली बत्ती वाला रास्ता। पहले हमें देखिए ये सोचना चाहिए कि हम देखिए तैयार हो जाएं आगे बढ़ने के लिए, और जैसे ही प्रकृति हमें आगे बढ़ने का अवसर दे तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? आगे बढ़ जाना चाहिए। और इसी को ग्रिफिथ टेलर ने क्या नाम दिया? रुको और जाओ निश्चयवाद दिया। यानी प्रकृति देखिए रोकती भी है लेकिन प्रकृति मानव को अवसर भी प्रदान करती है। किस चीज के अवसर प्रदान करती है बच्चों? आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। तो देखिए इसी मध्यम मार्ग को भूगोल में क्या कहा जाता है? नव निश्चयवाद। तो बच्चों अब मानव भूगोल के अंदर एक तीसरी विचारधारा भी आ गई जिसका नाम क्या है? नव निश्चयवाद। अब हम इस विचारधारा को देखिए और विस्तार से समझते हैं बच्चों। तो देखिए इस विचारधारा को बच्चों नव निश्चयवाद की संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति, और नितांत आवश्यकता की स्थिति को बच्चों क्या कहा गया है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, और न ही नितांत स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात किसके लिए कही गई है? मानव के लिए। किसके लिए कही गई है? मानव के लिए। और दूसरी बात हम यहां पर देखें, आवश्यकता की बात किसके लिए कही गई है बच्चों? प्रकृति के लिए। तो इसका सीधा सा अर्थ है न तो प्रकृति सर्वे सर्वा है और न मानव पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो देखिए बच्चों अब आगे देखते हैं। इसका अर्थ है कि नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सीधी सी बात है बच्चों कि जो प्राकृतिक नियम है
उन प्राकृतिक नियमों पर चलकर हम देखिए बहुत सारे जो अवसर मिलते हैं उन अवसरों को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। यही बात इसके अंदर कही गई है, किसमें, नव निश्चयवाद में। एक और रूप में देखिए इसको अर्थ को फिर समझते हैं। नव निश्चयवाद, इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो, और हम देखते हैं आगे संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। तो बच्चों इसका नव निश्चयवाद का यही है कि प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए मानव देखिए बहुत सारी जो संभावनाएं हैं उनको उत्पन्न कर सकता है। और इसी विचारधारा को भूगोल में क्या कहा जाता है, नव निश्चयवाद। आप देखिए एक उदाहरण ले सकते हो बच्चों, जैसे भारी वर्षा हो रही है, चाहे रास्ते में और देखिए भयंकर तूफान आ जाए, लेकिन हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रकृतिवादी तो देखिए हमेशा कहते हैं भारी वर्षा हो रही है, रुक जाइए। लेकिन संभववादी कहते हैं कि भारी वर्षा हो रही है तो हम आगे बढ़ें, छाता लेके जाएं या किसी और कारण से हम आगे बढ़ें। तो सीधा सा है। लेकिन नव निश्चयवादी क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं अगर भारी वर्षा हो रही है तो रुको और इंतजार करिए कि वर्षा थोड़ी मंद पड़ जाए, और उसके बाद जैसे ही वर्षा मंद हो तो आप छाता लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस विचारधारा को समझ सकते हैं। बच्चों अब देखिए मानव भूगोल की तीनों विचारधाराएं क्लियर हो जाती हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल के विकास की यदि हम बात करते हैं तो देखिए समय के गलियारे के आधार पर मानव भूगोल प्रारंभ में ऐसा नहीं था। मानव भूगोल को यदि हम देखें तो प्रारंभ में देखिए कि अलग तरह से इसका अध्ययन था। उसके बाद आज समय के अनुसार यदि हम देखते हैं इसका अध्ययन की प्रकृति बदलती रही, और इसीलिए हम मानव भूगोल के विकास को 6 भागों में बांटते हैं, और 6 नई देखिए उप क्षेत्रों का भी जन्म होता है यहाँ पर, जिन्हें हम कहते हैं उपागम। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम यही देखते हैं समय के गलियारे के अनुसार मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। तो बच्चों अब आप तैयार हो जाइए मानव भूगोल के विकास की कहानी को समझने के लिए। तो देखिए बच्चों समय के गलियारों से मानव भूगोल यानी मानव भूगोल का क्रमिक विकास कैसे हुआ। सबसे पहले देखिए जो समय अवधि हमने ली है उसे हम कहते हैं आरंभिक उपनिवेश युग। उपनिवेश युग एक काफी लंबा युग रहा, इसलिए इस युग को 2 भागों में बांटा, एक तो आरंभिक और दूसरा देखिए उत्तर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरंभिक उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ एक तरह से लगाया जाता है कॉलोनी के रूप में, ठीक है बच्चों। और इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं भारत क्या था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश यानी दूसरे देश का अधिकार हो। तो इस तरह से देखिए इस युग के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा भूगोल के अंदर जो डेवलप हुआ क्या था, अन्वेक्षण। अन्वेक्षण को बच्चों हम क्या कह सकते हैं, खोज भी कहते हैं, अनुसंधान भी कहते हैं। और जो खोजें की गई इसके अंदर इस युग के अंदर, और उनका साथ में क्या किया गया, विवरण भी प्रस्तुत किया गया, और उसी युग को देखिए हम कहते हैं आरंभिक उपनिवेश युग के नाम से जानते हैं। और तीसरी चीज देखेंगे इस युग के अंदर, या हम कह दे बच्चों इस उपागम के अंदर जो विशेष जो लक्षण थे वो क्या थे। तो साथ में हम इसको भी समझते हैं, साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों या अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। तो देखिए इस उपागम में हम बात करते हैं अन्वेक्षण यानी खोजों की बात करते हैं और उनके विवरण की। अब चलते हैं हम देखिए उत्तर उपनिवेश युग के अंदर। तो दूसरे नंबर पर आता है बच्चों उत्तर उपनिवेश युग। इस युग के अंदर प्रदेशों का विश्लेषण किया गया। याद रखना बच्चों, अब इसके अंदर देखिए किसका वर्णन किया गया, प्रदेश। प्रदेश क्या होते हैं, जिसमें देखिए हम सांस्कृतिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश, भौतिक प्रदेश, जिनमें एक जैसी समानताएं हों। जैसे हम कहते हैं पर्वतीय प्रदेश, तो उस पूरे प्रदेश में क्या होगा, पर्वत की ही विशेषताएं होंगी। मैदानी प्रदेश, तो वहां पर क्या होंगे, मैदान ही मैदान होंगे। इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हो प्रदेशों का क्या किया गया है यहाँ पर विश्लेषण। भूगोल को देखिए क्या बना दिया गया इस युग के अंदर, प्रादेशिक भूगोल के रूप में देखिए पेश किया गया भूगोलवेताओं द्वारा। प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। सारे पक्ष देखिए उस प्रदेश के अंदर, कितनी तो जनसंख्या है, कौन कौन से भू आकार हैं उस प्रदेश के अंदर, कौन कौन सी नदियां बहती हैं। इस तरह से देखिए सारी चीज़ों के, और मानव द्वारा यदि बात करें तो कौन कौन से व्यवसाय
व्यवसाय किए जाते हैं, परिवहन के साधन कौन से हैं उस क्षेत्र में, इस तरह का देखिए यहाँ पर प्रादेशिक क्या किया गया, विश्लेषण किया गया। इस विचारधारा में मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। यानी संपूर्ण पृथ्वी को किसमें बांट दिया गया बच्चों, प्रदेशों में बांटकर, और वैश्विक स्तर पर या छोटे छोटे क्षेत्रों के रूप में क्या किया जाने लगा, वर्णन किए जाने लगा। और इसी उपागम का नाम क्या था, प्रादेशिक विश्लेषण। अब बच्चों आगे देखते हैं, जो तीसरा युग आता है भूगोल के अंदर, और तीसरा कौन सा है, अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। तो सीधा सा है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के अंदर हमारी भूगोल की क्या स्थिति थी, अर्थात उस समय मानव भूगोल के अंदर कौन सी विचारधाराओं का चलन हुआ। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो उपागम विकसित हुआ उसे कहा जाता है क्षेत्रीय विभेद। जैसा कि नाम से ही पता है, क्षेत्रीय विभेद का मतलब क्या होता है, जो देखिए जो हम प्रादेशिक अध्ययन कर रहे थे बच्चों, उन प्रादेशिक अध्ययनों के अंदर देखिए हमने विभेद करना शुरू कर दिया, अर्थात अंतर करना शुरू कर दिया और अलग अलग भागों में बांटकर। पहले तो हमने अध्ययन किया था पूरे प्रदेश का, अब उस प्रदेश का भी क्या कर दिया हमने, विभाजन कर दिया, और छोटे छोटे विभाजन करके उसका क्या करना शुरू कर दिया, अध्ययन करना शुरू कर दिया बच्चों। तो देखिए अब हम इसके अंदर देखते हैं इसके विशेष जो लक्षण थे उस समय क्या थे इस विचारधारा में। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, भारत का देखिए मैदानी प्रदेश उत्तर का दक्षिण के तटीय मैदानी प्रदेश से क्यों भिन्न है। इसी तरह से देखिए हिमालय पर्वत और दक्षिण का जो पहाड़ीय जो क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, वो उससे भिन्न क्यों है। तो यानी क्षेत्रों के अंदर भी क्या करना शुरू कर दिया, विभेद। और देखिए यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता, विलक्षणता का मतलब होता है उसकी विशेषता, जो विशेष लक्षण हो की पहचान करने पर बल दिया जाता था। और सीधा सा है किसी एक विशेषता के आधार पर उस प्रदेश का नामकरण भी कर दिया जाता था इस विचारधारा के अंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखिए उसके बाद 1950 यानी चौथे नंबर पर आता है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक। ये एक ऐसा युग आया बच्चों जब कंप्यूटर का देखिए क्या हो गया था, विकास होना शुरू हो गया था। जैसे ही कंप्यूटर का विकास हुआ तो उसके साथ साथ देखिए एक विषय और प्रचलन में आ गया, वो था हमारा स्टैटिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी विषय। और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग भूगोल में होना शुरू हो गया और एक नई क्रांति का जन्म हो गया। उस क्रांति को कहा जाता है मात्रात्मक क्रांति। तो बच्चों याद रखना, जब भी मात्रात्मक क्रांति का अर्थ आए तो सीधा सा अर्थ है कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, या हम कह दें गणितीय विधियों का प्रयोग किसमें होने लगा, भूगोल में होने लगा, और तथ्यों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। तो देखिए बच्चों इस विचारधारा के अंदर आता है स्थानिक संगठन, यानी स्थान विशेष के मानचित्र बनाना शुरू हो गए क्योंकि कंप्यूटर आ गया बच्चों। दूसरा देखिए बच्चों, आप देखेंगे कंप्यूटर के साथ साथ हमारे पास गणितीय और सांख्यिकी विधियां भी आ गई जिनके आधार पर हम मानचित्र अच्छे से बना सकते हैं, और मानचित्रों के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के प्रतिरूप प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कृषि के प्रतिरूप को हम देखिए यहाँ दिखा सकते हैं, फसलों के प्रकार को दिखा सकते हैं, जनसंख्या को दिखा सकते हैं, परिवहन मार्गों को दिखा सकते हैं बच्चों। तो देखिए कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय किसको देखिए शामिल कर लिया, यानी मानवीय घटनाओं के अंदर भी देखिए कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाने लगा बच्चों। भौतिक नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं कि मानचित्र जो बनाए जा रहे थे उन मानचित्रों में किसका प्रयोग होने लगा, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होने लगा बच्चों। तो आप याद रखना, यहां पर देखिए मानव गौण हो गया, मानव की परिघटनाएं गौण हो गई, तो सर्वे सर्वा इसके अंदर क्या आ गया, हमारे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति आ गई।
और मात्रात्मक क्रांति का मतलब है गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। इस मात्रात्मक क्रांति के विरोध के अंदर देखिए नई विचारधाराएं विकसित हुई जो मानव कल्याण पर आधारित विचारधाराएं कहा जाता है जिन्हें। तो देखिए 1970 का दशक, तो बच्चों 1970 का जो दशक आता है, इस दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का तो ये महत्वपूर्ण दशक है भूगोल के लिए, क्योंकि हम देखते हैं पिछले वाले दशक में मात्रात्मक क्रांति पर ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन यहाँ आमूलचूल परिवर्तन मानवतावादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का जन्म होता है। बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाता है कि मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का भूगोल में या मानव भूगोल में कब जन्म हुआ? तो बच्चों याद रखना इस चीज को 1970 के दशक में हुआ। अब बात आती है क्यों हुआ इनका जन्म? मात्रात्मक क्रांति के विरोध में इसका जन्म हुआ बच्चों। तो देखिए मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक, राजनीतिक और यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। तो देखिए बच्चों अब हम इन तीनों विचारधाराओं को एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो विचारधारा कौन सी आती है? मानवतावादी विचारधारा आती है। तो इसको देखते हैं मानवतावादी विचारधारा क्या है बच्चों। तो देखिए मानवतावादी देखिए विचारधारा अर्थात हम कहते हैं मानवतावादी भूगोल में सबसे ज़्यादा जोर किस बात पर दिया गया? कल्याण परक विचारधारा, अर्थात इसमें मानव के कल्याण पर जोर दिया गया। इसलिए बच्चों इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? कल्याणवादी विचारधारा भी कहा जाता है। और देखिए सामाजिक कल्याण से संबंधित माना जाता है। इसमें सामाजिक कल्याण यानी पहले मानव का कल्याण होगा तो अपने आप ही देखिए पूरे समाज का क्या होगा? कल्याण होगा। और इस विचारधारा में देखिए किस पर जोर दिया गया? मानव का घर, जिसे हम कहते हैं उसका आवास। दूसरी बात आती है शिक्षा और तीसरी बात आती है उसका स्वास्थ्य। ऐसी विचारधाराओं को देखिए भूगोल में शामिल किया जाने लगा और धीरे धीरे इनका भी अध्ययन किया जाने लगा। अगली विचारधारा पर चलते हैं देखिए, और अगली जो विचारधारा आती है इसके अंदर वो है आमूलवादी, जिसे कहा जाता है रेडिकल विचारधारा। आमूल का अर्थ होता है देखिए एक तरह से अचानक से कुछ चीजें परिवर्तित होने वाली, और इंग्लिश में इसे क्या कहा गया? रेडिकल। और ये जो विचारधारा देखिए एक शोषण के विरुद्ध हुई थी, और उस शोषण का नाम जो दिया गया वो था पूंजीवाद। पूंजीवाद के विरोध में देखिए जो समाजवाद का समर्थन करने वाले थे कार्ल मार्क्स, उनके द्वारा ये विचारधारा दी गई। और इस विचारधारा को देखिए भूगोल में अपनाया गया, क्योंकि भूगोल में हम देखते हैं बहुत सारे संसाधनों का भी क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। और वो धीरे धीरे अगर उन संसाधनों को यदि नहीं रोका गया इस शोषण को, तो एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे बच्चों। और उसी से एक नई विचारधारा आई भूगोल के अंदर, आमूल चूल परिवर्तन वाली विचारधारा। और उसी विचारधारा को देखिए हम क्या कहते हैं? रेडिकल विचारधारा भी। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आमूलवादी जो या रेडिकल जो विचारधारा, इसके जन्मदाता कौन थे? कार्ल मार्क्स। जन्मदाता किसके जन्मदाता माना गया? रेडिकल ज्योग्राफी के जन्मदाता, या हम कह देते हैं जनक। किसको माना गया है? कार्ल मार्क्स को। आगे पढ़ते हैं बच्चों। समकालीन समस्याओं का संबंध पूंजीवाद से मानती है। तो मैंने पहले ही कहा था ये जो विचारधारा आई थी जो किसके विरोध में आई थी? पूंजीवाद के विरोध में। उसके बाद देखिए तीसरी जो विचारधारा है उसका नाम क्या है? व्यवहारवादी विचारधारा। तो बच्चों देखिए व्यवहारवादी जो विचारधारा है इसके अंदर देखिए प्रत्यक्ष अनुभव पर ज़्यादा जोर दिया गया। जो कुछ भी देखिए भूगोल में हो वो कैसा हो? प्रत्यक्ष पर आधारित अध्ययन हो, और इसी अध्ययन को कहा जाता है व्यवहारवादी। तो देखिए बच्चों आगे देखते हैं। मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित संवर्गों के दीर्घकाल
बोध पर ज़्यादा जोर दिया गया इस विचारधारा के अंदर। और अब देखिए हमारे भूगोल के अंदर यदि हम बात करें मानव भूगोल के विकास की अंतिम कड़ी आती है 1990 के दशक की। उसके अंदर हम मानव भूगोल का विकास देखते हैं। तो 1990 का दशक आती है देखिए बच्चों, और 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद क्या आया इसके अंदर, उत्तर आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद की यदि हम बात करें बच्चों, स्थानीयता को ज्यादा महत्व दिया। इसमें सबसे ज्यादा जोर किसको दिया, स्थानीयता को, क्योंकि भूगोल में क्या आ गया था, वैश्विक अध्ययन को ज्यादा जोर दिया जा रहा था। लेकिन 1990 के दशक के बाद स्थानीय यानी स्थानीय छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर भूगोल को पढ़ाया जाने लगा और उन विचारधाराओं को, उनकी विशेषताओं को इसमें अपनाया जाने लगा। तो देखिए वृत्त सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगा। किसके ऊपर, वैश्विक अध्ययन पर। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। इसमें किस पर जोर दिया गया, स्थानीय संदर्भ को ज़्यादा से ज़्यादा भूगोल में अपनाया जाना चाहिए। जैसे बच्चों आप किसी भी प्रदेश के रहने वाले हो, उस प्रदेश के ही एग्जाम्पल आपके पास होंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों ये तो था मानव भूगोल का विकास। उसके बाद अब हम अंत में देखेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया और 15 उपभागों में बांटा गया है बच्चों। तो देखिए अब हम इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले मानव जो भूगोल है उसके विषय क्षेत्र। और विषय क्षेत्र के अंदर सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो विषय है मानव भूगोल, ये अन्य विषयों से क्या है, संबंधित है, उनसे देखिए जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसके अंदर जो सामाजिक जो विज्ञान के विषय हैं उनसे इनका ज़्यादा जुड़ाव है। तो देखते हैं बच्चों सबसे पहले मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके उपक्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। इसका अर्थ क्या है, अंतर विषयक का अर्थ होता है अन्य विषयों से जुड़ा हुआ होना या अन्य विषयों से मिलती जुलती सामग्री है इसमें। मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करता है। अंतरापृष्ठ का मतलब होता है दूसरे विषयों से संबंध। उसके बाद देखिए ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे इनके क्षेत्रों का विस्तार होने लगा और जैसे जैसे विस्तार होने लगा तो मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो बच्चों कितने क्षेत्रों में बांटा गया है मानव भूगोल को, 6 क्षेत्र और 15 उप क्षेत्रों में। अब एक एक क्षेत्र को देखेंगे हम विस्तार से। तो देखिए बच्चों इस सारणी में आप देखेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके उप क्षेत्र। सबसे पहले देखिए सारणी में जो बताया गया मानव भूगोल के क्षेत्र, तो सबसे पहले बच्चों जो क्षेत्र आता है उसका नाम क्या है, सामाजिक भूगोल। क्या नाम है, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में उप क्षेत्र कौन कौन से हैं बच्चों, तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। 1 नंबर पर आता है जिसका नाम क्या है, व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा आता है सामाजिक कल्याण का भूगोल और तीसरा बच्चों आता है अवकाश का भूगोल। और उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें देखिए मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक परिदृश्यों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला आता है लिंग भूगोल, जिसके अंदर जेंडर के आधार पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल में देखिए भौगोलिक विचारधाराओं का क्या किया जाता है, ऐतिहासिक क्रम में अध्ययन किया जाता है बच्चों। उसके बाद आता है 7वां चिकित्सा भूगोल। तो ये क्या थे इसके उप क्षेत्र। सामाजिक भूगोल को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है बच्चों, 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए हम देखते हैं, देखिए इनका अंतरापृष्ठ यानी अन्य विषयों से इनका संबंध देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे थे सामाजिक भूगोल, तो सामाजिक विज्ञान और दूसरा विषय कौन सा है बच्चों, समाजशास्त्र से देखिए इनकी विषय वस्तु मिलती जुलती है। और उसके बाद देखिए मनोविज्ञान, क्योंकि व्यवहारवाद भी ये विचारधारा किस में चलती है,
मनोविज्ञान में भी चलती है। फिर आता है कल्याण का अर्थशास्त्र, और कल्याण के अर्थशास्त्र की विचारधारा देखिए हमारे भूगोल में कौन से मिलती है, सामाजिक कल्याण से मिलती है बच्चों। उसके बाद फिर देखिए समाजशास्त्र, और यहाँ अवकाश के भूगोल को शामिल किया गया है। फिर देखिए हम देखते हैं मानव विज्ञान, और मानव विज्ञान की जो विषय वस्तु जो अंतरापृष्ठ है वो किससे है, लिंग भूगोल से, सांस्कृतिक भूगोल से है। अब बच्चों देखिए समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन की यदि हम बात करें तो किससे मिलता है, लिंग भूगोल से मिलता है बच्चों। तो देखिए बच्चों इतिहास, और इतिहास की जो विषय वस्तु जो हमने ली है और उससे जो भूगोल बना है उसका नाम है ऐतिहासिक भूगोल। इसी तरह से देखिए महामारी विज्ञान, और महामारी विज्ञान देखिए आपने देखा होगा कोविड, तो महामारी विज्ञान जो है उसके अंदर देखिए हम कौन से भूगोल को शामिल करते हैं, इसके अंदर हम शामिल करते हैं चिकित्सा भूगोल को शामिल करते हैं बच्चों। इसी तरह से देखिए नंबर 2 पर देखिए हमारे पास आता है कौन सा भूगोल, नगरीय भूगोल, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, नगरों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए इसका उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन नगरीय भूगोल की जो विषय वस्तु ली गई है वो कहाँ से ली गई है, नगरीय अध्ययन और नगरीय नियोजन से इसकी विषय वस्तु का क्या है, संबंध है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरे नंबर पर जब हम देखते हैं तो आता है भूगोल में राजनीतिक भूगोल, और राजनीतिक भूगोल के अंदर देखिए 2 उपक्षेत्र आते हैं, एक का नाम तो क्या है, निर्वाचन भूगोल, और दूसरा आता है सैन्य भूगोल। तो देखिए इसी के अंदर हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान से देखिए जो विषय का संबंध है वो किससे है, राजनीतिक भूगोल का। उसके बाद देखिए सैन्य भूगोल का संबंध जो है वो किससे है, सैन्य विज्ञान से है बच्चों। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं अगले नंबर पर जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल का संबंध किसके हैं, जनानिकी से है। इसी तरह से देखिए हम 5वें नंबर पर देखते हैं बच्चों आवास भूगोल, जो मानवीय आवास। अब देखिए आवास 2 तरह के होते हैं, या हम ये कह दें एक तो देखिए शहरी क्षेत्रों में और एक ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तो देखिए यहाँ पर इसका संबंध देखिए नगर और ग्रामीण नियोजन से लिया जाता है। उसके बाद देखिए आता है 6ठे नंबर पर कौन सा आता है, आर्थिक भूगोल बच्चों। आर्थिक भूगोल की यदि हम बात करें तो इसका संबंध कौन से विषय से माना गया है, अर्थशास्त्र से माना गया है। और देखिए इसके बाद आर्थिक भूगोल की भी कई शाखाएं हैं, संसाधन भूगोल बच्चों। अब देखिए संसाधन का संबंध किससे है, संसाधन अर्थशास्त्र से इसका संबंध माना गया है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बच्चों कृषि भूगोल, और कृषि भूगोल का संबंध किससे, कृषि विज्ञान से है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर देखिए भूगोल का उपक्षेत्र जिसका नाम है उद्योग भूगोल। तो देखिए इसका संबंध किससे है बच्चों, औद्योगिक अर्थशास्त्र से है। तो इस तरह से देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विषय का जो उसके अंतरापृष्ठ है, जहाँ से इसकी विषय वस्तु मिलती जुलती है, जहाँ से ली गई है उसे देखिए। 4 नंबर पर आता है विपणन भूगोल, और ये इसकी जो विषय वस्तु कहाँ से, व्यावसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य से। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पर आता है पर्यटन भूगोल। तो पर्यटन के अंदर हम बात करते हैं पर्यटन और यात्रा प्रबंधन से इसका क्या है, संबंध है बच्चों। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, जो कितने नंबर पर है, 6ठे नंबर पर आता है, और इसका देखिए संबंध किससे है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि देखिए जो हमारी मानव भूगोल की विषय वस्तु है ये कितने भूगोल के अंदर बटी हुई है, प्रमुख रूप से इसके क्षेत्रों को देखें तो 6 क्षेत्रों में बटी है। उप क्षेत्रों में देखें तो यहाँ कितने आते हैं बच्चों, 15 उपक्षेत्र आते हैं। और इनका देखिए अन्य विषयों से क्या रहा है, संबंध भी रहा है। तो इस तरह से बच्चों अब हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र देखिए बड़ा व्यापक है। तो बच्चों इस तरह से देखिए आपने आज जो पढ़ा कहाँ से शुरू किया था, हमने शुरू की थी अपनी आज की कक्षा किससे, निश्चयवाद, संभववाद और उनका मध्यम मार्ग नवनिश्चयवाद से किया। उसके बाद बच्चों हमने देखिए इसमें मानव भूगोल का समय के गलियारे से क्या देखा, विकास को देखा कि किस तरह से मानव भूगोल में एक के बाद एक नई नई विचारधाराएं
आती गई। तो कौन सी विचारधारा का विरोध हुआ था? मात्रात्मक विचारधारा का विरोध भी हुआ। और अंत में आपने देखा बच्चों, किस पर अध्ययन पर जोर दिया गया? स्थानीय अध्ययन पर जोर दिया गया मानव भूगोल में। फिर उसके बाद हमने देखा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो बच्चों, विषय क्षेत्र की हम बात करें तो विषय क्षेत्र की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? 6 विषयों में बांटा गया। उप क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 15 क्षेत्रों में बांटा गया। तो बच्चों, अब देखिए इसके बाद हमारे अभ्यास प्रश्न जो मैं आपको कराऊंगा अगली कक्षा के अंदर। तब तक के लिए आप इसका दौरान कर लीजिए और अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद बच्चों।